अब हम समझेंगे इसके अंदर द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई। अब ईसीआई का क्या काम होता है वहाँ पे यहाँ पे हम देख लेते हैं। वी हैव सीन द साइज एंड डाइवर्सिटी दैट नीड्स टू बी केप्ट इन द माइंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। अब हमें ये भी जो है वो ध्यान में रखना है, अपने माइंड में रखना है कि जो हमारा इंडिया है वो कितना बड़ा है, उसके अंदर कितनी डाइवर्सिटी है। तो जो उसका ऑर्गेनाइजेशन जब करते हैं ना, जब इलेक्शन प्रोसेस का जब पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है कि कैसे सारी चीज़ें सेट की जाती हैं, तो उसके अंदर उन्होंने बोला कि अब ये भी ध्यान रखो कि इंडिया जो है वो बहुत बड़ा है और उसके अंदर बहुत डाइवर्सिटी है। इन इंडिया सेक्शन we will look at the different type of election at the ECI organizes and oversees। अब हम देखेंगे ये जो इन दिस सेक्शन का मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम ये देखेंगे कि जो ECI है वो क्या करती है, डिफरेंट टाइप के जो इलेक्शंस होते हैं ना, अलग अलग तरह के इलेक्शंस होते हैं हमारे इंडिया के अंदर, तो वो उन सबको ऑर्गेनाइज करती है। ये नहीं कि सिर्फ एक ही तरह के इलेक्शन को ऑर्गेनाइज, जितने भी हमारे इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो पीएम के इलेक्शन हो, प्राइम मिनिस्टर के हो, चाहे वो सीएम के इलेक्शन हो, चाहे वो एमसीडी के इलेक्शंस हो, अलग अलग तरह के इलेक्शंस होते हैं ना, तो सबको वही जो है ऑर्गेनाइज करती है। तो बीच में देखो उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, लेट्स रिमेंबर में, इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब इंडिया की जो डेमोक्रेसी यानी कि जो यहाँ पे जो लोकतंत्र है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वेयर जहाँ पर क्या होता है, एट द नेशनल लेवल सिटीजन चूज द रिप्रेजेंटेटिव फॉर द लोकसभा। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है और इसके अंदर जो नेशनल लेवल के जो सिटीजन्स हैं जिनको यहाँ पे चुना जाता है लोकसभा के लिए, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, जो इलेक्शंस को लड़ते हैं। तो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है जो नेशनल लेवल के हमारे यहाँ के जो हैं वो नागरिक होते हैं, और फॉर लोकसभा। अभी जो ये बता रहे हैं ना लोकसभा के बारे में बता रहे हैं, दो होते हैं, देखो एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो अभी हम लोकसभा पढ़ रहे हैं, आगे हम इसके बाद हम आगे जो है राज्यसभा भी पढ़ेंगे। तो लोकसभा का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जो लोअर हाउस होता है ना उसको लोकसभा कहते हैं। तो लोकसभा के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं वो नेशनल लेवल के होते हैं, इनके हमारे इंडिया के सिटीजन होते हैं। दे फोकस ऑन इश्यूज अफेक्टिंग द एंटायर कंट्री। अब जो लोग चुने जाते हैं यानी कि जो नेता होते हैं वो क्या करते हैं, जब वो जीत जाते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं, तो वो क्या काम करते हैं, वो ये काम करते हैं कि जो हमारे पूरे इंडिया के अंदर जहाँ जहाँ से वो जीत रहे हैं, अगर हम पीएम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पीएम जब हमारा जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जब जीत जाते हैं तो वो क्या करते हैं, पूरी जो कंट्री है हमारी उसके अंदर जितने भी इशू हैं, जो भी समस्याएं होती हैं उनको देखते हैं ना वो। उसके साथ इन एडिशन वोटर्स इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम देयर constituencies of the legislative assembly in the state and the union territory where they are registered। एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि जो हमारे जैसे पीएम होते हैं वो पूरी इंडिया के जो हमारे इश्यूज होते हैं वो देखते हैं, लेकिन इसके साथ जो वोटर इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम देयर, जो अपने एरिया के अंदर जो चुने जाते हैं। अब मैं यहाँ पे एरिया के साथ अगर मैं कहूँ तो हम दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली में जो सीएम होगा ना, अब वो हमारे सिर्फ दिल्ली का सीएम होगा, पंजाब का सीएम अलग होता है ना, हर एक जगह का सीएम जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन जो पीएम होता है वो पूरे इंडिया का होता है। तो अगर यहाँ पे ने बोला है कि वोटर इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब अपने जो स्टेट में या अपने एरिया में जो चुने जाते हैं वो क्या करते हैं, अपने स्टेट को देखते हैं, जो भी वहाँ की समस्याएं होती हैं, और एंड यूनियन टेरिटरी। एक तो स्टेट के होते हैं, जैसे कि पंजाब क्या है, एक स्टेट है, वहाँ का एक सीएम हो गया। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली क्या हमारा यूनियन टेरिटरी में आता है ना, तो यहाँ का भी एक सीएम सिलेक्ट होता है। तो ये सारे जो हैं वो क्या होते हैं, ये सारे रजिस्टर्ड जो हैं वो होते हैं किसके अंदर, टू द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट्स के अंदर और यूनियन टेरिटरी के अंदर। ये सारे रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। दीज मेंबर, ये जो मेंबर्स होते हैं, फोकस प्रीमरली इन एंड रीजनल इशू। ये अब अपने जिस एरिया में चुने गए हैं, अगर जो दिल्ली का सीएम है वो दिल्ली की इश्यूज को देखेगा, जो पंजाब का सीएम है पंजाब के इश्यूज को देखेगा। तो यहाँ पे इन्होंने दो तरह का हमें बता दिया, एक तो पीएम का, एक साथ में इन्होंने सीएम का, दो बता दिया। अब जो पीएम होगा वो पूरी इंडिया को देखेगा, जो सीएम होगा वो अपने स्टेट या अपनी यूनियन टेरिटरी को ही देखेगा। यहाँ इन्होंने हमें ये बताया। अब उन्होंने बोला दीज आर जस्ट टू ऑफ द इलेक्शन दैट द ECI मैनेजेस। अब उन्होंने बोला कि यहाँ पे दीज आर जस्ट, यहाँ पे सिर्फ अभी जो हमने ऊपर देखे ना सिर्फ 2 देखे हैं, एक पीएम के एक सीएम के, 2 तरह के इन्होंने बोला है। अभी हमने सिर्फ 2 देखे हैं जो कि ECI जो मैनेज करता है। लेकिन आगे देखो उन्होंने क्या लिखा, वी विल सी मोर
इन द लेटर सेक्शन, लेकिन हम आगे जाके इसमें और भी जितने भी इलेक्शंस होते हैं ना उनके बारे में भी देखेंगे कि ECI उसमें कैसे कैसे जो है वो मैनेज करता है. However, before we get a glimpse of the election process, let us introduce to the Election Commission of India, the institution that oversees it. इससे पहले कि हम जो और भी जो झलक देखें इलेक्शन प्रोसेस की कि क्या क्या होता है इलेक्शन प्रोसेस के अंदर, उससे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से. उनके बारे में पहले हम यहाँ पर जानते हैं. तो यहाँ पर लिखा है कि आपने क्लास 6 में भी आपने पढ़ा था अबाउट डायरेक्ट इलेक्शंस के बारे में, ग्राम पंचायत के और अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में जो आपने उसमें पढ़ा था. द स्टेट इलेक्शन कमीशन मैनेज दिस. तो ये सारे काम जो हैं कौन करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उस इनको मैनेज करती है. अब यहाँ पे देखो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. अब इन्होंने यहाँ पे हमें क्या बोला कि इससे पहले कि हम कुछ इलेक्शन के प्रोसेस देखें और उससे पहले हम अपने आप को जो है ना इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं. किसके साथ? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हम अपनी पहचान कर लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है. तो यही इन्होंने अब यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमें दिया है कि वो क्या है, वो क्या काम करता है. यहाँ पे द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI जिसको हम कहते हैं इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन. अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है ना वो इंडिपेंडेंट है, वो आज़ाद है, वो किसी के नीचे नहीं काम कर रहा. वो क्या करता है उसकी रिस्पॉन्सिबल है कि हमारे यहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो कोई भी इलेक्शन हो, काफ़ी तरह के इलेक्शंस होते हैं, भी हम आगे देखेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके के इलेक्शन हो, वो जो है फ्री आज़ादी से करेगा और फेयर, बिल्कुल भी किसी भी दबाव के अंदर नहीं करेगा और किसी की साइड नहीं लेगा. बिल्कुल फेयर इलेक्शंस होंगे, ठीक है, निष्पक्ष जिसे कहते हैं ना, किसी की तरफ नहीं है. वो जो ECI है वो सबके लिए एक बराबर है. वो ये नहीं कि वो इस पार्टी के साथ है या दूसरी पार्टी के साथ है, ऐसा वाला इसमें ECI जो है वो ऐसे नहीं होता. वो सबका सिर्फ एक ही काम करता है कि जितना भी हमारे इंडिया के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं उसको वो ऑर्गेनाइज करता है बस, ठीक है. वो सारी की सारी व्यवस्था करता है इलेक्शंस की. तो इसलिए वो फ्री और फेयरली जो है वो काम करता है. इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1950 एंड कंडक्ट्स इलेक्शन द लोकसभा. अभी कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1950 के अंदर, 1950 में जो है ये एस्टैब्लिश हुआ था. राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. अब देखो ये जो क्या करता है, जो 1950 में जो इस्टेब्लिश हुआ था, ये क्या करता है? कंडक्ट करता है इलेक्शन को. कौन कौन से इलेक्शन? लोकसभा के, राज्यसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इंडिया के अंदर. ये 4 तरह के जो है इन्होंने हमें यहाँ पे बताए हैं जो ये इलेक्शंस को कंडक्ट करता है. इनके सारे जो काम होते हैं इलेक्शन के टाइम पे वो सारे जो है वो ECI देखता है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो ये सारे काम देखता है. इसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं उनको भी यही देखता है. द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, जो हमारे इंडिया के अंदर पहला इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर जो पहला इलेक्शन हुआ था वो 1951 और 1952 के अंदर इन्होंने हमें बताया है कि वो हुआ था. ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पर. अब यहाँ पे देखो ECI क्या क्या जो उसके काम है यहाँ पे हमें कुछ कुछ बता रखे हैं, जैसे कि सेटिंग इलेक्शन डेट की डेट, इलेक्शन की जो कौन सी डेट होनी चाहिए वो भी यही सिलेक्ट करता है. इसके साथ रजिस्टरिंग पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टी होता है उनको भी रजिस्टर करता है, जो पार्टी इलेक्शन करना चाहती है उनको भी रजिस्टर करते हैं. नेक्स्ट है एनफोर्सिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. मतलब कि एनफोर्सिंग का मतलब कि जैसे कि जब कोई इलेक्शन होने वाला होता है उसकी जो डेट फिक्स हो जाती है कि इस डेट पे जो इलेक्शन होंगे, तो उससे कुछ टाइम पहले जो हैं जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जितने भी ये इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े होते हैं ना लोग, उनको कुछ पीरियड के लिए इलेक्शन से कुछ टाइम पहले जितने भी वो लोग काम कर रहे होते हैं वो उनको एनफोर्स मतलब उनको मना कर दिए जाते हैं कि अब आप इतने पीरियड तक आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्शन की डेट जो है वो डिसाइड हो जाती है. तो बीच में एक पीरियड आता है इलेक्शन से पहले का जिसमें उनको बाकी सब चीज़ें मना हो जाती हैं करने के लिए, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है. तो एनफोर्सिंग का मतलब होता है लागू करना. तो क्या लागू करना? द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हो जाता है रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर कुछ टाइम के लिए, इलेक्शन से कुछ टाइम पहले. उसके बाद जो ECI है वो सब कुछ देखता है, ओवरसीइंग द एंटायर इलेक्ट्रोल प्रोसेस, यानी कि जितनी भी इलेक्शन के टाइम पे जितना भी काम होता है वो पूरी प्रक्रिया की देख रेख करता है, पूरा चुनाव की जितना भी स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जब तक जो है
जो भी रिप्रेजेंटेटिव खड़े हुए हैं, जब तक वो जीत ना जाए, उनमें से कौन जीता है कौन नहीं जीता, तब तक का सारा काम जो है वो ECI ही देखता है। तो यहाँ पे दिल्ली में जो यहाँ पे ऑफिस है इनका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो हमें यहाँ पे दिल्ली की एक पिक्चर यहाँ पे उस ऑफिस की दिखा रखी है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया है, अब उसमें 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है नेशनल लेवल पे, दूसरा है स्टेट यानी कि UT यूनियन टेरिटरी लेवल पे, तीसरा आ जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो जो नेशनल लेवल पे है उसमें हमारे एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और उनके नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। स्टेट लेवल पे देखिए तो एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखिए तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है और रिटर्निंग ऑफिसर होता है, इसके साथ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है। तो इस तरीके से नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो नीचे भी जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनका यहाँ पे इन्होंने हमें बताया हुआ है। तो एक तरह से इन्होंने स्ट्रक्चर दे रखा हमें ECI का कि क्या क्या स्ट्रक्चर है और उनके नीचे नीचे जो कौन से ऑफिसर्स हैं वो हमें बता रखे हैं। एज यू कैन सी द नंबर्स आर वेरी लार्ज। अब देखो यहाँ पे कितने बड़े बड़े नंबर्स दे रखे हैं। अगर 980 मिलियन वोटर्स हैं और 843 जो हैं वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, मतलब ऐसी जगह हैं जहाँ से वोट रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं 543 एरिया से, और 1 मिलियन अगर पोलिंग स्टेशन हैं तो ये कितना बड़ा नंबर है सारे। तो इन लोगों को संभालने के लिए, तो फिर इन लोगों, अगर आप पोलिंग स्टेशन की अगर हम बात करें जहाँ पे आप वोट डालने जाते हैं, अगर आपने कभी किसी के साथ गए हो बड़े के साथ, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे उनको मैनेज करने के लिए भी बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। तो मैनी पीपल आर डिप्लॉयड टू असिस्ट द होल प्रोसेस। काफ़ी लोगों को यहाँ पे जो है डिप्लॉयड किया जाता है, तैनात किया जाता है, इंक्लूडिंग टीचर्स, जिसके अंदर टीचर्स भी होते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होते हैं ना, वो भी इस काम के अंदर जो है वो इंक्लूड होते हैं। क्योंकि जब स्कूल में इलेक्शंस होते हैं, जब वोटिंग का डे आता है, तो वहाँ पे टीचर सब जो है उसको मैनेज करते हैं, देखते हैं कहाँ पे कौन खड़ा होगा, लाइंस लगती हैं, उसको मैनेज किया जाता है। और आपने देखा होगा कि फिंगर पे भी जो है एक निशान लगाया जाता है ब्लैक कलर का। आपने अपने घर में अपने पेरेंट्स या दादा दादी किसी को देखा होगा, तो वो सब कौन कर रहा है, ये इतने सारे लोगों को जो है वो डिप्लॉयड किया जाता है ताकि ये सारे काम हो सके। लेट्स एक्सप्लोर में आइडेंटिफाई द टीचर्स इन योर स्कूल और विग्निटी टू who may have performed election duty, invite them to your class to share their experiences। अब यहाँ बोला अपने स्कूल या आसपास के ऐसे टीचर्स की पहचान करें जिन्होंने चुनाव की ड्यूटी की है, यानी कि जहाँ पे उनकी ड्यूटी लगती है। जैसे कि अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में अगर देखो तो जितने भी टीचर्स होते हैं उनकी वहाँ पे ड्यूटी लगती है इलेक्शंस के टाइम पे, तो आपको उनको पहचानना है और आपने जो है उन्हें अपने अनुभव साझा करने के लिए कि आपका वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस था, आपको उनसे पूछना है और फिर वो एक्सपीरियंस आपने अपने क्लास के अंदर शेयर करने हैं अपने स्टूडेंट, अपने टीचर्स के साथ। तो यहाँ पर है डोंट मिस आउट में 84 ऑफ द लोकसभा constituencies are reserved for person who are from the scheduled caste, while 47 are reserved for the scheduled tribes। अब लोकसभा के अंदर इन्होंने बताया है कि हमने जैसे पीछे नंबर देखा था ना 543, ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे इन्होंने 412 दिखा रखा है। चलो हम इससे देखते हैं कि ये 412 जो है लोकसभा का है, तो जिसके अंदर से 412 में से जो 84 है, ये जो आप देख रहे हो, ये 84 जो हैं ये उन लोगों के लिए रिजर्व है जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, ठीक है। जो लोग अब शेड्यूल कास्ट में भी जो लोग नेता बनते हैं, जो लोग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके लिए वो फिक्स होता है। और 47% जो फिक्स होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए फिक्स होता है कि वो लोग जो है वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। 84% किस में लड़ सकते हैं, शेड्यूल कास्ट में, SC में, और 47 जो है उनकी सीटें रिजर्व होती है ST में, यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो इस तरीके से ना प्रोसेस होता है पूरा वोटिंग का। ये देखो स्कूल की पिक्चर में दिखा रखी है ना, हर क्लास के अंदर वोटिंग डलती है। ये देखो यहाँ पे ये पूरा ऐसे देखो ये प्रोसेस होता है, पूरा चेक किया जाता है वोटर ID कार्ड के साथ कि आपको दिखाना होता है कि किस किस का नाम जो है इस लिस्ट में है। जिसका भी नाम इस लिस्ट में होता है फिर वहाँ पे उसकी जो फिंगर होती है ना, देखो यहाँ पे ऐसे मार्क कर दिया जाता है ब्लैक कलर का, जिससे कि पता चल जाता है कि इन्होंने वोट दिया। पहले ये मार्क होता है, उसके बाद जो है फिर वो अंदर जाते हैं किसके लिए, वोट देने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने पहले में हमें ये दिखाया, सेकंड में दिखाया कि जो पोलिंग ऑफिसर जो होते हैं वो इंक लगाते हैं। थर्ड में इन्होंने बोला कि जो वो क्या करते हैं, चेक करते हैं सारा कि आपकी फिंगर पे
जो चेक करते हैं कि आपका वो निशान लगा है कि नहीं लगा है, ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। तो ऐसे 3-4 प्रोसेस होते हैं जब हम लाइन में लगते हैं ना, उसके बाद जब अंदर जाते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 प्रोसेस होते हैं। उसके बाद फिर बाहर आ जाते हैं। देखो उन्होंने दिखाया है, फिर बाहर आके ये ऐसे दिखाते हैं कि उन्होंने जो है वो वोट दिया है। तो ये 4 प्रोसेस होते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो हमें पिक्चर दिखा रहे हैं ना, ये जो श्याम सारंग नेगी है, ये स्कूल के टीचर हैं हिमाचल प्रदेश में। ये पहले वोटर थे इंडिया के जिन्होंने 1951 में वोट दिया था। तो हेयर इन 2017 ही कास्ट हिज वोट एट द एज ऑफ 100। अब 2017 में इन्होंने 2017 में भी वोट दिया था। अब जो इनकी एज है वो 100 हो चुकी थी, तो इन्होंने देखो 100 एज में भी जो है यहाँ पे वोट दिया। आगे देखो यहाँ पे दे रखा है लेट्स एक्सप्लोर में, कि यहाँ पे ना देखो ये मशीन, देखो ये आपको समझ आएगी। जो हम वोट देते हैं ना, तो ये मशीन होती है अंदर इस तरीके से। इस मशीन को ईवीएम बोला जाता है। पहले मैं कोई समझा देती हूँ, फिर हम रीड करेंगे। ये हमारी मशीन जो होती है ईवीएम होती है। यहाँ पर देखो आपको ये निशान दिख रहे हैं, कहीं कहीं पे आपको एक आपको ये दिख रहा होगा। काफ़ी सारे हैं जो वैसे तो बहुत छोटे छोटे हैं। तो यहाँ पे ना जितनी भी पार्टीज होती हैं उन्होंने अपना एक सिंबल रखा होता है, जैसे कि एक कमल का फूल होता है, हाथ होता है, ऐसे अभी जैसे आम वो था, झाड़ू भी था, है ना, इस आम आदमी पार्टी का। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे इनके अपने अपने जो हैं वो एक चिन्ह होते हैं। तो उन्हीं के उसी चिन्ह के सामने ये जो ब्लू कलर के आप देख रहे हो, ये जितने भी बटन आप देख रहे हो, इनके ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे कि आपको कमल के फूल पे देना है, और मान लो यहाँ पर कमल का फूल है, मान लो यहाँ पे, वैसे तो दिख नहीं रहा, मान लो यहाँ पे कमल का फूल, अगर आपने इसको दबाया तो इसका मतलब आपका वोट जो है वो कमल को चला गया। और यहाँ से फिर एक स्लिप निकलती है, स्लिप नहीं निकलती, मतलब एक स्लिप इसके अंदर अपने आप चली जाती है। जैसे यहाँ पे बटन दबाते हैं, एक स्लिप ऑटोमेटिकली वो जो स्लिप है इसके अंदर चली जाती है। फिर बाद में उन्हीं स्लिप्स को जो है वो काउंट किया जाता है और पता लगाते हैं कि किसको जो है ज़्यादा वोट मिले हैं। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं। इंडियन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम एंड द वोटर वेरीफिएबल पेपर audit trial VVPAT system have been used in countries like Namibia and the Bhutan with the support from the ECI। अब देखो यहाँ पर बताया गया है कि जो इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, जिसको कि हम ईवीएम कहते हैं, ये जो आप मशीन देख रहे हो ना, इसको ईवीएम कहते हैं। तो ये जो ईवीएम है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि इसके अंदर एक पेपर जो है, यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, जो भी आप जिस भी पार्टी का प्रेस करोगे उसकी यहाँ पे एक पिक्चर आती है, इधर एक पिक्चर आएगी, और एक पेपर जो है इस बॉक्स के अंदर वो जो है वो गिरता है इसके अंदर, जो भी पार्टी को हम सिलेक्ट करते हैं। तो जो पेपर इस पर जो होता है ना, उसको यहाँ पे लिखा हुआ है VVPAT सिस्टम। VVPAT सिस्टम जो है वो, ये देखो इसमें लिखा हुआ ना, ये VVPAT सिस्टम है। तो ये जो VVPAT सिस्टम है ये और भी कंट्रीज़ में यूज किया गया, जैसे कि नामीबिया कंट्री बताई गई है और भूटान में। और ये जो वहाँ पे ये जो सिस्टम यूज़ किया गया ना, जो हमारी ECI है इंडिया की, उसी ने जो है उनको वहाँ पे सपोर्ट किया उन कंट्रीज़ के अंदर। अब जो बाकी की और भी कंट्रीज़ हैं वो इसके ऊपर स्टडी कर रही हैं, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, और वो इसकी ट्रेनिंग ले रही हैं इंडिया से, क्योंकि वो भी अपनी कंट्री में इसको अडॉप्ट करेंगे। तो ये वाला जो सिस्टम है VVPAT, ये वाला सिस्टम जो है वो इंडिया से बाकी कंट्रीज़ में जो है वो जा रहा है, लोग यहाँ से सीख रहे हैं। जो ये देखो आप मशीन देख रहे हो, ईवीएम देख रहे हो, यहाँ पे क्या होता है कि जब हम किसी को प्रेस करते हैं ना, किसी भी बटन को प्रेस करोगे किसी भी पार्टी के लिए, तो एक बीप आती है, इसमें से एक आवाज़ निकलती है। तो वो जो बीप आती है ना, वो काउंट हो जाता है वोट कि किस पार्टी को गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा इन्होंने साथ में ये भी लगा दिया है VVPAT, यानी कि इसमें भी वो पेपर वहाँ पे यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी और पेपर इसमें गिर जाएगा। तो 2 हो गए ना। तो देखो ये 2 चीज़ें इन्होंने ऐसे क्यों करी है। देखो जो VVPAT सिस्टम है ना, VVPAT सिस्टम दैट प्रोड्यूस अ फिजिकल पेपर रिकॉर्ड। अब एक तरह से इनके पास एक फिजिकल पेपर रिकॉर्ड आ गया। एक तो वो जो प्रेस करेंगे बटन, वो तो बीप जाएगी, वो तो रिकॉर्ड हो जाएगा, साथ में ये पेपर वाला भी रिकॉर्ड आ गया। तो allowing voters to verify that their electronic voters were cast correctly। इससे पता चल जाता है कि जो भी वोट दिया है वो वेरीफाई हो जाता है, क्योंकि सामने पिक्चर भी आ जाती है। This paper trial provides a backup for the verification and recounting purpose in case of the disputes of failure or the electronic system। तो ये एक तरह से ना बैकअप है VVPAT। एक तरह से, एक तो वैसे तो काउंट हो रहा है, लेकिन एक तरह से ये भी बैकअप है। अगर कोई किसी को ये लगता है कि सही से काउंटिंग नहीं हुई है या कोई भी डिस्ट्रीब्यूट आपस में हो जाता है,
तो इसके थ्रू जो है ना फिर पेपर के थ्रू काउंट कर सकते हैं। तो एक तरह से ये बैकअप है। या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यानी कि जो ईवीएम है, अगर वो फेल हो गया, अगर उसने सही से काम नहीं किया, तो कोई भी वजह हो सकती है ना, तो उस केस में जो वीवीपीएटी है फिर वो वहाँ पर काम आता है। अब देखो यहाँ पे जो नीचे हम पढ़ने वाले ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आपको याद होगा अभी जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था। यहाँ पे इसको समझो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रहा, इधर है ये देखो, ये मैंने आपको बताया था ना एनफोर्सिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने कहा था कि जब इलेक्शन की डेट डिसाइड हो जाती है तो उसके बाद जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो अपना प्रचार कर रहे होते हैं अपनी पार्टी का कि हमारी पार्टी ये सब करेगी, हमारी पार्टी ये सारी फैसिलिटीज़ देगी, तो कुछ पीरियड होता है, टाइम पीरियड, वो उसको फिर बंद कर देते हैं जैसे ही जो वोटिंग की डेट है वो डिसाइड हो जाती है। तो इसी चीज़ को ना अब हम डीपली यहाँ पे नीचे समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये वही है टॉपिक जिसको अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं। देखो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, जिसको एमसीसी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, द कोड इज फॉलोड टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लिस्टिंग द डूज एंड डोंट फॉर लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट दैट मस्ट बी एडहर टू। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो भी लीडर्स होते हैं या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जिनके कैंडिडेट्स खड़े होते हैं इलेक्शन के लिए, तो उनके लिए एमसीसी के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो वो कर सकते हैं और वो नहीं कर सकते। कौन से काम वो कर सकते हैं, कौन से काम वो नहीं कर सकते, एक फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए उनको वो सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हैं कुछ फ्यू एलिमेंट्स ऑफ कोड्स हैं यहाँ पे। पहला है देयर आर रूल्स दैट द पार्टी इन द गवर्नमेंट मस्ट फॉलो, कुछ ऐसे रूल हैं जो कि उनको फॉलो करने पड़ते हैं गवर्नमेंट पार्टी को। दिस एंश्योर दैट द रिसोर्सेज अवेलेबल टू द गवर्नमेंट आर नॉट यूज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जो भी फैसिलिटीज़ सरकार की तरफ से अवेलेबल होती हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ को, उन सारे रिसोर्सेज को जो है इलेक्शन के टाइम पे यूज़ नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि इन्होंने बताया है, नो न्यू स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स आर बी अनाउंस्ड दैट मे बी इन्फ्लुएंस वोटर। लेकिन ये बात याद रखना, ये जो हमारा एमसीसी है, ये एमसीसी उस टाइम के लिए होता है जब वोट की, जब इलेक्शन की जो डेट है ना डिसाइड हो जाती है, उससे कुछ दिनों पहले ये जो है एमसीसी जो है, इसको ये जो कोड होता है ना, ये आप उनको फॉलो करना पड़ता है। ये हमेशा के लिए नहीं होता। जैसे कि मान लो कि इलेक्शन जो है अभी 3 महीने बाद होने वाले हैं या इलेक्शन 2 महीने बाद होने वाले हैं, तो 2 महीने पहले तो जो जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो अपना प्रचार कर सकते हैं, जो भी उनको बातें कहनी है कि वो जो फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं लोगों को, वो सारी बातें वो बोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्शन की डेट जो है वो डिसाइड हो जाती है, उससे पहले 20 दिन या 25 दिन या हो सकता है 15 दिन, ऐसे कुछ दिन होते हैं, उनके बीच में फिर वो ये सारे काम नहीं कर सकते। फिर उनके बीच में वो जाके ऐसे प्रचार नहीं करेंगे कि हम आपको ये स्कीम देंगे या हम आपके लिए ये करेंगे। उस टाइम पे ये सारे काम फिर नहीं होंगे। कोई नया प्रोजेक्ट फिर वो लोगों को नहीं बताएंगे, कोई भी नई चीज़ जो है फिर वो अनाउंस नहीं करेंगे किसी भी वोटर को। यानी वोटर मतलब कौन होते हैं, जो हम लोग जो वोट देने वाले होते हैं। फिर वो आके हमें ये सारी बातें नहीं करेंगे, हमें प्रभावित नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर इन सब चीज़ों के लिए वो मनाही हो जाती है कुछ दिनों पहले ही। उसके बाद है ऑल कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट हैं जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं, आर एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज डिस्क्रिशन एंड रेस्ट्रेंट टू एंश्योर दैट द इलेक्शन टेक्स प्लेस पीसफुली। यानी कि सभी काम जो हैं वो बहुत ही विवेक से और बहुत ही संयम से जो है उनको वो इलेक्शन के टाइम पे करने होते हैं, ताकि सारा काम जो है वो पीसफुली जो है वो हो सके। तो ये जो उम्मीद है वो कैंडिडेट से लगाई जाती है कि वो सभी काम को बहुत ही विवेक और संयम से करेंगे और उनको करना। ये देखो, ये एमसीसी के अंदर आती है बात, ठीक है। पहली बात तो ये हमने यहाँ पे पढ़ ली, ये आती है एमसीसी में। दूसरी बात कि उनको सभी काम संयम और विवेक से करने होते हैं। तीसरी चीज़ जो है यहाँ पर इन्फ्लुएंसिंग वोटर्स थ्रू गिफ्ट इन रिटर्न फॉर वोट्स इज पनिशेबल। अगर किसी को ये देख लिया जाए कि जैसे कि आपने कई बार ऐसा होता है जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वोटिंग के टाइम पे क्या होता है ना, कुछ जो कैंडिडेट्स होते हैं जो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं ना, उनको जाके कुछ गिफ्ट देते हैं
या तो उनको कुछ कपड़े दे देंगे, या फिर उनको कुछ खाने का सामान दे देते हैं, या फिर उनके घर में कुछ ग्रॉसरी या राशन का सामान डाल देते हैं, कि वो लोग ना उन लोगों को खरीदते हैं कि आप ना हमें वोट देना, ऐसे करके वो लोग करते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये सब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये लिखा है ना, किसी को भी ऐसे नहीं कि आप उसको प्रभावित कर रहे हैं वोटर को। वोटर कौन होता है? जो वोट देने वाला होता है। आप उसको गिफ्ट के थ्रू उसको प्रभावित नहीं कर सकते। अगर ऐसा होगा तो वो पनिशेबल होता है, फिर आपको पनिशमेंट हो सकती है इसमें। देखो यहाँ पे उन्होंने यही कुछ पिक्चर्स दिखाई है कि ऐसा नहीं आप कर सकते कि लोगों को आप कपड़े गिफ्ट करो, या फिर आप अब्यूजिंग लैंग्वेज, कुछ गलत बोलो, ऐसा भी नहीं कर सकते आप। दूसरा, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होगा वो जो है वो प्रचार नहीं कर सकता, ये भी यहाँ पे दिखाया है। तीसरा, इसमें बोला है कि ऐसा नहीं कि आप लोगों को पैसे दे के खरीद रहे हो कि आप हमें वोट दो, हम आपको 500 रुपये देंगे या 500 देंगे, हम 1000 देंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये इन सब चीज़ों की जो है MCC में जो है वो देखता है कि ये सारे काम जो है वो नहीं होने चाहिए। वाई डू यू थिंक दीज माइट बी वॉयलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट। अब हमने जितनी भी चीज़ें ऊपर पढ़ी, अब इन्होंने पूछा कि आपके विचार से ये जो हमने ऊपर पढ़ा, कोड ऑफ कंडक्ट जो हमने पढ़ा, इसका जो उल्लंघन है वो क्यों हो सकता है। कि मतलब कि इन्होंने बोला कि आपको ये भी नहीं करना, आपको ये भी नहीं करना, लेकिन लोग अगर फिर भी करते हैं तो ये इसका उल्लंघन होने का रीज़न क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, जब क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो करेंगे। तो आगे अभी हम पढ़ लेते हैं डोंट मिस आउट। यहाँ पे लिखा है द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वॉज अडॉप्टेड इन केरला इन 1960। जो है ना, ये जो अडॉप्ट किया गया था ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये केरला में किया गया था 1960 में। वॉलेंट्रियरली अप्रूव्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ टाइम। तो उस टाइम पे जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने इस चीज़ को अप्रूव किया था कि ये चीज़ जो है बिल्कुल सही है, ये सब होना चाहिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, इलेक्शन से पहले इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। द ECI सर्कुलेटेड into political parties during the 1962 general elections, and from 1991 the ECI become protective in ensuring the observance of the MCC। अब 1962 में देखो, 1960 में तो केरला में था, धीरे धीरे ये 1962 में ना ये जो सर्कुलेट था, ECI सर्कुलेट जो था, जो इलेक्शन कमीशन जो है, उन्होंने इसको क्या करा, धीरे धीरे सभी पार्टीज़ में कर दिया। पहले तो सिर्फ केरला में था, और इन्होंने ये जो है धीरे धीरे सभी पार्टीज़ में कर दिया। इलेक्शन एंड द फॉर्म 1991 जो ECI था वो बिकेम प्रोटेक्टिव इन इंश्योरिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ द MCC। अब इसमें जो ECI है वो क्या हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया, कि इन्होंने ये चीज़ ना सब जगह पे फिर वो अलाउ जो है वो अलाउ कर दी कि ये जो है MCC जो है वो अब सब जगह पर होगा। ठीक है, तो पहले कहाँ था, केरला में 1960 में, और इससे क्या हो रहा था, इससे जो है और भी ज़्यादा जो है प्रोटेक्शन हो रही थी, यानी कि जो इलेक्शन होंगे वो और भी जो है अच्छे तरीके से होंगे, जो भी चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी उनके थ्रू। डोंट मिस आउट में हम पढ़ेंगे TN सेशन के बारे में। जो TN सेशन थे बिकम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन 1990, यानी कि 1990 में वो इंडिया के अंदर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। ही ब्रॉट इन रिफॉर्म टू इंश्योर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन अमंग दैम। अब उन्होंने यहाँ पर काफ़ी सुधार किए, किस चीज़ में, कि जो इलेक्शन है वो फ्री और फेयर तरीके से होने चाहिए, तो इसके लिए उन्हें काफ़ी सुधार करे। कैंपेन्स टू फॉलो द प्रिसाइज रूल्स, वोटर ID एलिमेंट्स, प्रॉक्सी वोटिंग एंड स्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑन स्पेंडिंग बाय कैंडिडेट्स। अब उन्होंने किन किन चीज़ों का देखो ध्यान किया, उन्होंने तो सबसे पहले उन्होंने काफ़ी जो है इसमें सुधार करे। अब कौन कौन से सुधार किए, उन्होंने कुछ हमें यहाँ पे बताए गए। तो पहले तो उन्होंने ये किया कि जो इसके जो रूल्स हैं, ठीक है, जो रूल्स हैं उनको बहुत ही सटीक तरीके से जो उसका पालन करने के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार के अंदर बिल्कुल जो इनके जो रूल्स हैं, उन्होंने बोला कि बहुत प्रिसाइज जो रूल है, बिल्कुल सटीक तरीके से उसको जो है आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद जो वोटर ID है, अगर आपने देखा हो आपके घर में, आपके बड़ों के अगर आपने वोटर ID देखे हो, जब वोट डालने जाते हैं तो वोटर ID को साथ में लेके जाते हैं। तो इन्होंने क्या करा कि वोटिंग के अंदर जो है ना, उन्होंने उसमें जो प्रॉक्सी वोटिंग सिस्टम था ना, उसको उन्होंने ख़त्म कर कर उसकी जगह पर उन्होंने वोटर ID जो सिस्टम था उसको उन्होंने लागू किया, कि जो है वोटर ID कार्ड्स होने चाहिए जिसके थ्रू जो है वो वोट्स डलेंगे। साथ में उन्होंने ये भी देखा कि जो कैंडिडेट होते हैं, जो इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं, वो उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा ना करें। ये भी वो जो है इसके ऊपर कड़ी निगरानी वो रखते थे
कि इस पे ज़्यादा खर्चा वो लोग ना करें। TN Session work hard to protect the right of voters and is often remembered as the officer who made Indian election fair, transparent and fearless. जो TN Session थे उन्होंने बहुत ही जो है इसमें मेहनत करी, काफ़ी काम किया कि जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, उनके अधिकारों के लिए, उनकी रक्षा के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत करी। और उन्हें जो है अक्सर याद किया जाता है, किस रूप में उनको याद किया जाता है कि वो उनको जो है एक ऐसे भारतीय चुनावों के लिए जो उन्होंने काम किया कि जो चुनाव हैं वो बिल्कुल फेयर, मतलब निष्पक्ष होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होने चाहिए और निडरता से होने चाहिए। तो इन्होंने जो है ये सारे काम जो है वो किसके लिए किए? वोटर्स के लिए किए, हम लोगों के लिए किए। और काफ़ी वो इस चीज़ में स्ट्रिक्ट थे, वो हर चीज़ का ध्यान रखते थे कि जो कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा पैसा भी ना खर्च करे इलेक्शन के लिए, और जो वोटर्स हैं उनको उनके जो अधिकार हैं उनको वो प्रोटेक्ट करें। और साथ में उन्होंने वोटर आईडी जो कार्ड्स जो हम देखते हैं वो भी जो उन्होंने बनवाए, उस टाइम पर उन्होंने स्टार्ट किए। उससे पहले कुछ प्रॉक्सी वोटिंग सिस्टम होता था, वो भी उन्होंने बंद करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि व्हेन इज़ द नेक्स्ट इलेक्शन इन द रीजन्स वेयर यू आर लोकेटेड। अब आपके यहाँ पे नेक्स्ट इलेक्शन कब होंगे वो आपको बताना है। अब आप किसी वो स्टेट के हो या कोई आपका जहाँ पे भी आप रहते हो वो अर्बन लोकल बॉडी या पंचायत है, क्या है वो भी आपको बताना है इसके अंदर। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में भी इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो सभी वीडियो आपका जो लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का दे रखा है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।